डियर स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर वाइज आपकी क्लासें प्रारंभ कर रहे हैं और आज हमने आपकी पाठ्यपुस्तक के खंड अ का पहला पाठ प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है न्याय की अवधारणा। न्याय की अवधारणा, तो इसको शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताना देता हूं कि न्याय की अवधारणा कभी भी एक जैसी नहीं रही है। न्याय की अवधारणा समय के अनुसार बदलती रही है। न्याय अलग अलग कालखंडों के अंदर न्याय जो है उसकी परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी है। तो आपको प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल सभी के अंदर न्याय की अवधारणाएं जो है वो अलग अलग प्रकार से मिलेगी। यहाँ तक कि पाश्चात्य देशों के अंदर न्याय की अवधारणा और भारत के अंदर भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय की अवधारणा भी आपको अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेंगे। कुछ विचारकों ने इसको नैतिक न्याय के रूप में परिभाषित किया है, तो कुछ विचारकों ने इसको सामाजिक न्याय के रूप में, कुछ विचारकों ने राजनीतिक न्याय के रूप में, कुछ विचारकों ने आर्थिक न्याय के रूप में परिभाषित किया है, तो कुछ विचारकों ने इसको नैतिक न्याय और कानूनी न्याय के रूप में परिभाषित किया है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से इसकी परिभाषाएं देने का प्रयास किया है। तो आज हम जो है वो इस पाठ के अंदर कौन कौन से बिंदुओं से हमको गुजरना है उसकी चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम इस पाठ के अंदर कौन कौन से बिंदु आने वाले हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम ये हमारा टॉपिक है न्याय की अवधारणा और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, पहला बिंदु है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंदर न्याय को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में, उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में जो है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, प्राचीन काल में न्याय की अवधारणा, मध्यकाल में न्याय की अवधारणा और आधुनिक काल में न्याय की अवधारणा, ये तीनों अलग अलग रही है। प्राचीन काल में जो प्रतिनिधि विचारक है उसमें प्लेटो के अनुसार न्याय को पढ़ेंगे और दूसरा आएगा अरस्तु के अनुसार न्याय। ये प्राचीन काल में न्याय की अवधारणा। फिर आता है मध्यकाल में न्याय की अवधारणा और इसके अंदर आएंगे संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास जैसे ईसाई विचारक जो है वो इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है आधुनिक काल में न्याय की अवधारणा। आधुनिक काल में जो न्याय है उसके अंदर डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय, उपयोगितावादियों के अनुसार न्याय, जिसमें बेंथम के अनुसार न्याय और जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार न्याय को पढ़ेंगे। फिर आएगा जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय की अवधारणा। ये आधुनिक काल के विचारक रहेंगे। तो ये है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय। दूसरा आता है इसमें भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय। भारत के अंदर अलग अलग ऋषि जो मुनि हुए हैं, अलग अलग विद्वान हुए हैं, उन्होंने न्याय को किस रूप में परिभाषित किया है उसकी चर्चा हम मोटे रूप में करेंगे इधर। और उसके बाद में हम न्याय के अलग अलग रूपों की, जो अलग अलग कालखंडों के अंदर न्याय की जो व्याख्याएं हुई है उनको हम समझने का प्रयास करेंगे कि नैतिक न्याय किसको कहा जाता है, कानूनी न्याय किसको कहा जाता है, राजनीतिक न्याय किसको कहा जाता है और सामाजिक न्याय किसको कहा जाता है और आर्थिक न्याय किसको कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर मुख्य रूप से 3 बिंदु जो है वो सामने आते हैं। पहला है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय, दूसरा आता है भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय और फिर आता है तीसरा बिंदु जो आता है वो न्याय के विविध रूप। न्याय के विविध रूप इसके अंदर आएंगे जो है न्याय के विविध रूप में जो 5 प्रकार आ जाएंगे: नैतिक न्याय, कानूनी न्याय,
और नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में प्राचीन काल में न्याय की अवधारणा और उनके प्रतिनिधि विचारक प्लेटो के अनुसार न्याय और अरस्तु के अनुसार न्याय, इनकी विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंदर सर्वप्रथम न्याय की व्याख्या या परिभाषा देने का कार्य यूनानी विचारक, दार्शनिक और राजनीतिक चिंतक प्लेटो ने किया था। आपको पता होना चाहिए कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंदर ये एक नंबर का प्रश्न बनता है कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में सर्वप्रथम न्याय को परिभाषित किसने किया, किस विचारक ने किया? तो आप लिखेंगे यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने सर्वप्रथम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय को परिभाषित किया था। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है और अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। आगे हम देख रहे हैं प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थे और इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है वो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंदर न्याय की परिभाषा देने का प्रयास किया था। तो इनके अनुसार न्याय क्या है, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? अगर उसको एक लाइन के अंदर, एक पंक्ति के अंदर उसको परिभाषित करना हो तो प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना। प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करते रहना चाहिए और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। अपने को दिया हुआ जो कार्य है उसको करते रहना है और दूसरों के किसी भी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। प्लेटो के अनुसार यही न्याय है, अपना काम करते रहना है और दूसरों के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है, ऐसा प्लेटो मानते हैं। प्लेटो ने अपने न्याय की संकल्पना, ये जो न्याय की संकल्पना है या विचार है, वो एक पुस्तक में दिए थे। वो पुस्तक कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, रिपब्लिक। इस पुस्तक का नाम है रिपब्लिक और इस रिपब्लिक के बहुत सारे भाग हैं, उसमें से भाग संख्या 2, 3 और 4, रिपब्लिक पुस्तक के 2, 3 और 4 के अंदर जो है वो न्याय को परिभाषित किया गया है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के भाग संख्या 2, 3 और 4 इसके अंदर न्याय को परिभाषित किया है। और प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? अपना निर्दिष्ट कार्य करते रहना और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार, इसको और ज़्यादा डीप में देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि प्लेटो जो है वो न्याय को जो है वो 2 रूप मानता है। प्लेटो न्याय के 2 रूप मानता है। पहला है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। प्लेटो ने न्याय को 2 भागों में विभाजित किया है। परीक्षा में पूछा जाता है, इससे पूर्व अरस्तु का प्रश्न आ चुका है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर अरस्तु के न्याय संबंधी विचार पूछे जा चुके हैं। तो आपको प्लेटो संबंधी विचार और अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों को भी अच्छी तरह याद रखना है। प्लेटो के आने की पूरी संभावना बनती है कि प्लेटो के न्याय संबंधी विचार लिखिए तो आपको पता होना चाहिए प्लेटो न्याय को 2 भागों में विभाजित करता है। पहला आता है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा आता है सामाजिक न्याय। अब व्यक्तिगत न्याय क्या होता है और सामाजिक न्याय क्या होता है, इसको समझने के लिए प्लेटो जो है वो आगे व्याख्या करते हैं और समझाते हैं और वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के आगे समझ में आएगा। प्लेटो बताते हैं
कि मानव की आत्मा है, मानव की जो आत्मा है उसके अंदर 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो है बुद्धि, दूसरा है शौर्य और तीसरा है तृष्णा। बुद्धि, कहीं कहीं पर इस बुद्धि को विवेक भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो प्लेटो कहता है कि मानव की आत्मा के अंदर 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पहला है बुद्धि अथवा विवेक, दूसरा है शौर्य जिसको साहस भी बोला जाता है, और तीसरा गुण है तृष्णा, तृष्णा को इच्छा भी बोला जाता है। तो ये 3 गुण प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में पाए जाते हैं, ऐसा प्लेटो कहता है। लेकिन आगे प्लेटो समझाते हैं कि ये तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति में समान नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये तीनों गुण समान मात्रा में नहीं होते हैं। किसी में बुद्धि तत्व ज़्यादा होता है, यानी कि विवेक की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी में शौर्य तत्व की मात्रा या साहस की मात्रा ज़्यादा होती है, और किसी में तृष्णा या इच्छा की प्रबलता या अधिकता होती है। तो इसके अनुसार प्लेटो जो है वो समाज में 3 वर्गों की कल्पना करता है। समाज में 3 वर्गों की कल्पना करता है। इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। तो आपको अभी तक हमने जो पढ़ा है वो मैं आपको बता दूं कि प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी विचार जो है अपनी पुस्तक रिपब्लिक में के भाग संख्या 2 और 3 और 4 के अंदर प्रस्तुत किए हैं। और प्लेटो के मूल बात जो है, प्लेटो के न्याय की जो मूल बात है वो यही है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करते रहना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना, यही क्या है, न्याय है। और आगे वो समझाते हैं कि प्लेटो के अनुसार न्याय जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा होता है सामाजिक न्याय। और अपने इन 2 रूपों की व्याख्या करने के लिए बताते हैं कि प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं। पहला है बुद्धि जिसको विवेक भी कहा जाता है, दूसरा है साहस या शौर्य, और तीसरा है तृष्णा या इच्छा। अब प्लेटो जो है उसकी व्याख्या करते हैं और उनके अनुसार व्यक्तिगत न्याय क्या है। व्यक्तिगत न्याय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को वही काम करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जिसके लिए वह प्राकृतिक रूप से सक्षम हो। प्रत्येक व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जिसके लिए वह प्राकृतिक रूप से सक्षम हो। जैसे किसी में अध्यापन की क्षमता है, किसी को पढ़ाने की क्षमता है, तो उसको शिक्षण कार्य करना चाहिए। कोई सीमाओं की रक्षा करने में समर्थ है, किसी को जो है वो राज्य के सीमाओं की रक्षा कर सकता है, तो उसको सैनिक का काम करना चाहिए, ठीक है। और कोई जो उत्पादन करने की क्षमता रखता है तो उसको किसान का काम करना चाहिए। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्राकृतिक रूप से जो क्षमता है उसी के अनुरूप उसको कोई ना कोई कार्य करना चाहिए, ठीक है। उसके अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप वही काम कर रहे हो जो आपके अंदर नेचुरली वो क्षमता मौजूद है, तो यह क्या कहलाएगा, प्लेटो के अनुसार व्यक्तिगत न्याय कहलाएगा। प्लेटो के अनुसार व्यक्तिगत न्याय क्या है, प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जिसके लिए वो प्राकृतिक रूप से सक्षम है, और कोई उसको काम नहीं करना चाहिए। अगर वो अध्यापन की क्षमता रखता है, पढ़ाने की क्षमता रखता है, तो उसको शिक्षण कार्य करना चाहिए। और यदि वो सीमाओं की रक्षा कर सकता है तो उसको सेना के अंदर भर्ती हो जाना चाहिए, सैनिक बन जाना चाहिए। और यदि कोई उत्पादन करने की क्षमता रखता है तो उसको किसान का काम करना चाहिए। तो यह व्यक्तिगत न्याय है। प्लेटो के अनुसार व्यक्तिगत न्याय यह है कि जिसमें व्यक्ति पूरी तरह पारंगत हो, प्राकृतिक रूप से उस काम को करने में सक्षम हो, योग्य हो, वह काम उसको करना चाहिए, तो वह व्यक्तिगत न्याय होगा। आगे बढ़ते हैं हम और पढ़ते हैं सामाजिक न्याय। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं। बुद्धि जिसको विवेक भी कहा जाता है, दूसरा है शौर्य या साहस, और तीसरा गुण है तृष्णा या इच्छा। और प्लेटो के अनुसार ये तीनों तत्व प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पाए तो जाते हैं, लेकिन यह
कम ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। किसी के अंदर बुद्धि तत्व ज़्यादा होता है, किसी में शौर्य तत्व ज़्यादा होता है, तो किसी में तृष्णा तत्व ज़्यादा होता है, बाकी तत्व कम होते हैं। तो आत्मा के इन तत्वों के अनुसार प्लेटो जो है वो समाज में, आत्मा के इन तत्वों के अनुसार प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है। समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है प्लेटो ने? इन 3 गुणों के आधार पर समाज में 3 वर्ग पाए जाते हैं। प्लेटो के अनुसार समाज में 3 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है शासक वर्ग, पहला है शासक वर्ग, दूसरा है सैनिक वर्ग और तीसरा है उत्पादक वर्ग। अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं और उसमें से किसी के अंदर बुद्धि तत्व ज़्यादा होता है, तो किसी के अंदर शौर्य तत्व ज़्यादा, साहस तत्व ज़्यादा होगा और किसी में तृष्णा तत्व ज़्यादा होगा। जिसमें भी बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, जिसमें बुद्धि तत्व जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, उसको वह शासक वर्ग में शामिल करता है, उसको वह शासक वर्ग के अंदर शामिल करता, अर्थात शासक वर्ग के अंदर बुद्धि तत्व की प्रधानता पाई जाती है और ये जो है वो शासन का कार्य संभालते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शासक वर्ग जो है उसके अंदर, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, ये ईश्वर नहीं है, ये इस वर्ग लिखना है, इसको लिखना है इस वर्ग, इस वर्ग, इस वर्ग के व्यक्तियों में विवेक अर्थात बुद्धि तत्वों की प्रधानता पाई जाती है और ऐसे व्यक्ति, यहाँ एक और शब्द जोड़ देना, शासन, शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। कहाँ भाग लेते हैं? शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे शासक, मंत्री, अधिकारी, न्यायाधीश आदि। प्लेटो इस वर्ग के सदस्यों को अभिभावक वर्ग कहता है। प्लेटो इस वर्ग के सदस्यों को क्या कहता है? अभिभावक वर्ग कहता है। तो शासक वर्ग प्लेटो के अनुसार मानव की आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं, जिसमें भी बुद्धि तत्वों की प्रधानता है, बुद्धि तत्व ज़्यादा मात्रा में है, वो क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। और इस वर्ग के व्यक्तियों में यहाँ लिखा हुआ है बुद्धि तत्वों की प्रधानता होती है, ये शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे वो शासक बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं, न्यायाधीश बन सकते हैं। और प्लेटो ने शासक वर्ग के लिए एक और शब्द काम में लिया है जिसको कहते हैं अभिभावक वर्ग, गार्जियन क्लास। ठीक है, ये भी इसके लिए काम में लिया गया है। तो शासक वर्ग और दूसरा है सैनिक वर्ग। प्लेटो के अनुसार दूसरा वर्ग कौन सा है? सैनिक वर्ग। इस वर्ग में किस तत्व की प्रधानता पाई जाती है? साहस और शौर्य, साहस और शौर्य की प्रधानता होती है। तीनों तत्व मौजूद है लेकिन एक तत्व ज्यादा है, वो कौन सा है? साहस या शौर्य। और ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? सीमाओं की रक्षा करने का कार्य करते हैं, ये सैनिक कार्य को संभालते हैं। इसलिए इस वर्ग के सदस्यों को सैनिक वर्ग कहा जाता है, जिसमें साहस या शौर्य तत्व की प्रधानता होती है। नेक्स्ट वर्ग आता है उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग, इस वर्ग में इंद्रिय, तृष्णा, इच्छा तत्व ज्यादा मात्रा में होता है, प्रधानता होती है। इसका मतलब इच्छा या इंद्रिय या तृष्णा तत्व जो है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। और इस वर्ग के व्यक्ति जो होते हैं वो क्या काम करते हैं? किसान और व्यापारी बनते हैं, किसानी का काम करते हैं, व्यापार का काम करते हैं, उत्पादन का कार्य करते हैं। तो प्लेटो के अनुसार मानव की आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं और उसी के अनुसार समाज में भी 3 वर्ग पाए जाते हैं। पहला है शासक वर्ग, दूसरा है सैनिक वर्ग और तीसरा है उत्पादक वर्ग। ये नाम याद रखने हैं। अब प्लेटो के अनुसार सामाजिक न्याय क्या है? अब ये सारा अपन ने समझ लिया, उसके बाद में प्लेटो आगे समझाते हैं कि प्लेटो के अनुसार सामाजिक न्याय क्या है। प्लेटो के अनुसार सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय है समाज के ये जो तीनों वर्ग है, समाज के ये जो तीनों वर्ग है, समाज के इन तीनों वर्गों को अपने अपने निर्दिष्ट कार्य करते रहना चाहिए और दूसरों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही क्या है? सामाजिक न्याय है। प्लेटो के अनुसार सामाजिक न्याय का मतलब यही है
कि शासक वर्ग शासन का काम करता रहे, सैनिक वर्ग सुरक्षा का काम करता रहे और उत्पादक वर्ग जो है वो उत्पादन का काम करता रहे, व्यापार का काम, किसानी का काम करते रहे। ये तीनों वर्ग एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे तो ये क्या होगा, सामाजिक न्याय होगा। इससे समाज में कानून और व्यवस्था बनी रहेगी। तो इस प्रकार प्लेटो जो है वो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंदर पहले विचारक हुए हैं जिन्होंने न्याय के बारे में पहली बार उसको परिभाषित करने का प्रयास किया है और न्याय को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है व्यक्तिगत न्याय, दूसरा है सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय में वो ये कहते हैं कि व्यक्ति क्या करने में सक्षम है उसको वही काम करना चाहिए, दूसरे काम को हाथ में नहीं लेना चाहिए। और सामाजिक न्याय का मतलब यही है कि मानव की आत्मा में 3 गुण पाए जाते हैं, वैसे के वैसे समाज में भी 3 वर्ग पाए जाते हैं और ये तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करते रहें। ये तीनों वर्ग एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें, अपना कार्य करते रहेंगे तो समाज में व्यवस्था बनी रहेगी। यही क्या है, सामाजिक न्याय है। तो इस प्रकार प्लेटो का न्याय जो है उसकी प्रमुख विशेषता आपको मैं बता दूं, प्लेटो का जो न्याय है वो एक नैतिक न्याय है, कानूनी न्याय नहीं है। अपना अपना काम करते रहना, दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, ये सब बातें क्या है, नैतिक न्याय के अंदर आती है, कानूनी न्याय नहीं है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपना अपना काम करे और दूसरों के कामों में हस्तक्षेप नहीं करे तो न्याय हो जाएगा, लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार के दंड की व्यवस्था प्लेटो के न्याय में नहीं है। कानूनी न्याय क्या होता है, कानूनी न्याय के अंदर कोई कानून होते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये अपराध करता है तो उसके लिए ये कानून बना हुआ है कि उसको इस प्रकार इस अपराध के लिए इतनी सजा मिलेगी, वो कानूनी न्याय कहलाता है। नैतिक न्याय ऐसा करना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए, निर्दिष्ट कार्य करते रहना चाहिए। ये जो बातें होती है वो नैतिक न्याय के अंदर आती है। तो प्लेटो का न्याय जो है वो कानूनी न्याय नहीं है बल्कि एक नैतिक न्याय है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस नोट्स के अंदर नहीं आई हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए आप, प्लेटो के न्याय के, देखिए मैंने अभी वही बात कही, प्लेटो का न्याय जो है वो नैतिक न्याय है, कानूनी न्याय नहीं है। अर्थात कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको दंडित करने का कोई विधान नहीं किया गया हुआ है। और दूसरी बात, जो परीक्षा के अंदर प्रश्न बनता है, आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर जो 10 प्रश्न छोटे आते हैं उसके अंदर ये प्रश्न बन सकता है कि प्लेटो का न्याय कार्य विशेषीकरण सिद्धांत पर आधारित है। कार्य विशेषीकरण कौन सा सिद्धांत पर आधारित है? प्लेटो का न्याय जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? कार्य विशेषीकरण सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात इसमें प्रत्येक वर्ग को एक विशेष कार्य सौंप दिया गया है और व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जिसके लिए वह सक्षम है। तो ये जो न्याय है उसको कौन से सिद्धांत पर स्थापित किया गया है? कार्य विशेषीकरण सिद्धांत पर स्थापित किया गया है। तो आज अपन ने जो प्लेटो इस पूरे न्याय के पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की और उसके बाद में हमने ये देखा कि प्लेटो का न्याय संबंधी विचार क्या है, प्लेटो न्याय को किस रूप में देखते हैं वो हमने देख लिया है। कल की क्लास के अंदर हम अरस्तु के अनुसार न्याय की अवधारणा को समझेंगे, साथ में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में मध्य काल में राजनीतिक चिंतन की अवधारणा क्या थी और उसमें थॉमस एक्विनास और संत ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय को भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आपके लिए होमवर्क जो है उसके प्रश्न जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और इसके बाद में भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और ये जो नोट्स मैं आपको ग्रुप के अंदर दूंगा इसको आप एज इट इज़ जिस प्रकार लिखा हुआ है और इसमें कुछ दो जगह जो संशोधन थे वो कर लेना और बाद में अपनी कॉपी के अंदर इसको लिखना है। और साथ में मैं होमवर्क के लिए 2 प्रश्न भी दे रहा हूँ, वो भी आपको करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। कोरोना काल के अंदर आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।